नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष पहलू पर चर्चा करने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे। हालाँकि इकोनॉमिक सर्वे अगर जो कोई कह सकते हो कि संकल्पनाओं में देखें तो बहुत क्षणिक शब्दों में इसका पूरा व्याख्या नहीं कर सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2 मोटी-मोटी पुस्तिकाओं के रूप में इसका पूरा प्रकाशन होता है और जिसको एक बार अध्ययन करना, फिर उसके कोर को समझाना। लेकिन फिर भी जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या फिर एक सामान्य नागरिक के कारण हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ छोटी-मोटी बातों को, उसको तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इस पहलू के अंतर्गत। तो विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो केंद्र सरकार होती है, उसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये बात तो आप भी जानते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या अगर हम बात करें तो खास करके निर्मला ताई, जिनके माध्यम से आने वाले दिनों में आपका बजट प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व में हमारे यहाँ पे जो वित्त सचिव होता है, खास करके उसके माध्यम से क्या होता है, आप भी जानते हैं कि बजट से पूर्व इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है और यह इस बात को रेखांकित करता है कि आज देश की अवस्थिति क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया, ये किस साल का है? तो ये 2022-23 का है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात ये आती है कि ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है, वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो आज आपको दिख मिल रहा है, इन विशेष महानुभाव की जब बात की जाए, जिनको हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में जानते हैं, पूरा नाम होता है डॉक्टर बी अनंता नागेश्वरन। क्या नाम होता है? अगर इनकी बात की जाए तो इनके द्वारा पूरा क्या किया गया है, इसकी पूरी रूपरेखा आपके सदन में रखी गई है। खास करके नाम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंता नागेश्वरन। तो इनके माध्यम से इसको पूरा प्रस्तुत किया गया है। अब इनके माध्यम से क्या-क्या बातें बताई गई हैं देश के संदर्भ में, कुछ की फैक्ट की अगर बात की जाए जो आपके परीक्षा के लिए भी ज़रूरी होते हैं और थोड़ा-सा देश के बारे में अगर हम उसके स्वास्थ्य की बात करें, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो उसमें क्या-क्या पहलू हैं, उसी प्रमुख बातों को लेकर के। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, आज यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात की जाए, तो यहाँ पे चर्चा की गई है मुद्रास्फीति को लेकर के। आज मुद्रास्फीति की जब बात की जाए तो यहाँ पे इनके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि आने वाले मतलब 2022-23 की जब बात की जाए, जहाँ पे हमारी जो जीडीपी है उसमें मुद्रास्फीति की जो दर रहने वाली है वो आपकी 6.8% के हिसाब से रहेगा। खास करके जब हम बात करते हैं किसके आधार पे, तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर आधारित करते हुए। अगर यहीं पर ही बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आपके विदेशी मुद्रा भंडार। हमेशा ये बात चर्चा में की जाती है कि आज देश के पास कितना विदेशी भंडार है, क्योंकि इसके आधार पे हम व्यापार वगैरह में थोड़ी बहुत सहूलियत पाते हैं। ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाती सॉरी देश की जब बात की जाती है तो देश के संदर्भ में जो आपका प्रेडिक्शन रखा गया है 22-23 के लिए वो है कि 563 रहेगा, क्योंकि थोड़ा-सा कोविड वगैरह का प्रभाव और रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध था उसका भी असर आपको देख मिलेगा। वर्तमान 2021-22 की जब बात की जाए तो उसमें आज देश में सबसे ज्यादा 607 मिलियन डॉलर हमारे यहाँ पे क्या है, आज आपका विदेशी मुद्रा भंडार देख मिलता है। राजकोषीय घाटा की जब बात की जाए, सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिर सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन इसके पास घाटा क्या है? घाटे की जब बात की जाए, राजकोषीय घाटा या जिसको हम फिस्कल डेफिसिट के रूप में जानते हैं, बेसिक ध्यान रखिएगा 2021-22 के संदर्भ में यह दर्शाया गया है कि हमारा घाटा होगा 6.7% का और जो प्रेडिक्शन रखा गया है 2022-23 के लिए वो आपका 6.4% रखा गया है कि आने वाले दिनों में हमारा घाटा जो होगा वह कुछ इस स्तर पे आपको देख मिलेगा। अगर हम बात करें तो सरकार के ही माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की नीतियां लागू की गई और उसके परिणाम स्वरूप जो आपके विकास के स्रोत देख मिले, अगर हम सबसे महत्वपूर्ण देखें औद्योगिक वृद्धि पर इसका क्या असर रहा, तो अगर इस औद्योगिक वृद्धि दर की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ देखने मिला, क्योंकि आप भी जानते हैं उद्योगों को लेकर के थोड़ा सा ये सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम योजनाएं और कह सकते हो एफडीआई वगैरह को लाना और विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टर मीट वगैरह के कारण आज हमारे देश की वैल्यू है, वृद्धि दर औद्योगिक स्तर पे वह 7.3% रहने वाली है, जबकि जो प्रिडिक्शन है 22-23 के लिए वो आपका 4.1% होगा। इसी आधार पर ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन अर्थात खाद्यान्न, क्योंकि आज भले एक समय ऐसा था कि जब हम क्या किए थे, अमेरिका से गेहूं उधार मांगे थे और उसने क्या किया था, जो सुअर को गेहूं खिलाया जाता है उसको हमें दे दिया था अपने पेट पालने के लिए। उस समय हम मजबूर थे, लेकिन आप भी जानते हैं हरित क्रांति आने के बाद आज भारत की अवस्थिति ये हो गई है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की थाली में जो अनाज होता है वह भारतीय किसानों के द्वारा पैदा किया गया है।
इस कारण से हम बार-बार कहते हैं जय जवान जय किसान। इस संकल्पना को तो इन्हीं लोगों ने साकार किया है। फिलहाल अगर हम भावनाओं में ना बहें, केवल इस चीज को समझें कि फूड ग्रेन का जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, वह हमारे यहाँ पे कितना है। तो 2020-21 की जब बात की जाए तो ये आपका 310.7 कह सकते हो कि मिलियन टन रहने वाला है। और इसी आधार पे अगर 2021-22 की जब बात की जाए, फ्यूचर की जब बात की जाए, तो इसका जो अंदाजा है वह 315.7 मिलियन टन रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ विशेष परियोजनाओं की जब बात की जाए, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारा एक सिक्योरिटी पर्पज है, उसमें हम कैसे-कैसे काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी दर्शाई गई हैं। कुछ एक मुख्य मुद्दों की जब बात की जाए, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2022 तक विदेशी व्यापार निर्यात जो होता है, वो 332.8 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 2021 की तुलना में 16% ज़्यादा रहा। मतलब हम विदेशों में अपनी चीज़ों को जो निर्यात करते हैं, पिछले साल के एवज में वह 16% ज़्यादा रहा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये आती है कि आज विश्व का भारत जो है वह 7वें नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब कई सारे देश अपने प्रोडक्ट को निर्यात करते हैं, लेकिन भारत की स्थान जो है वो 7वें नंबर की आपको देख मिलती है। खासा ध्यान रखिएगा, 2022 की जब बात की जाए तो 2022 में दुनिया के अलग-अलग देशों से जो रेमिटेंस होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो भी आज सबसे ज्यादा भारत में ही प्राप्त हुई है। उद्योग की जब बात की जाए तो उद्योग में भी आपकी बहुत सारी चीजें देखने मिली, जैसे 3 लाख लोगों का रोजगार सृजन किया गया, 100 से अधिक एमएसएमई लाभार्थी को आपको क्या किया गया, लाभ दिया गया। वित्त वर्ष की जब बात की जाए तो 2022 में लगभग 47,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश सरकार ने किया। मेक इन इंडिया 2.0 को भी हमारे यहाँ पे लागू किया गया, जो लगभग 24 से ज्यादा उप क्षेत्रों को कवर करता है। ईज ऑफ डूइंग जो हमारे यहाँ की संकल्पना है, उसको बढ़ाने की बात की गई और उसमें कहीं न कहीं वृद्धि की बात की गई। ईज ऑफ बिजनेस की जब बात होती है, जिसमें कह सकते हो कि 7,496 सुधारों का कार्यान्वयन किया गया और साथ ही साथ 39,000 अनुपालक काम भी इसमें किए गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है 3500 से ज्यादा प्रावधान जो आपके अपराध की कैटेगरी में आते थे, उनको उससे बाहर भी कर दिया गया है। तो उद्योग की तरफ सरकार का एक पूरा ध्यान देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने बताया कि विदेशी धन प्राप्त करने में आज भारत का स्थान सबसे प्रमुख है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रेमिटेंस प्राप्त करने की दशा है आज भारत की, वह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो प्राप्तांक है वह कितना हो जाता है। तो यहाँ पे 100 यूएस बिलियन डॉलर के रूप में आपको देख मिलता है। मतलब आप कह सकते हो कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ पे विदेशी जो प्राप्त देख मिलता है धन, वो भी सर्वाधिक देखने को मिल जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारे यहाँ पे जारी किया गया, उसके माध्यम से कुछ और बातें की गई, जैसे घरेलू आपूर्ति कैसे हम सुनिश्चित कर पाए और महंगाई वगैरह को कैसे रोक पाए, उसके लिए भी सरकार ने जो प्रमुख कार्य किया वह काम किया कि जो विभिन्न प्रकार की कच्चे माल होते हैं, जिनका प्रयोग हमारे यहाँ पे क्या होता है, घरेलू आपूर्ति में देख मिलता है, जैसे फोरोनिल कोको के कह सकते हो कुकिंग कोल होता है, इसके अलावा पीसीआई कोल होता है। इन सब पे आयात कर को क्या किया गया, समाप्त किया गया, ताकि अन्य देशों से हम इसे ज्यादा मात्रा में खरीद पाए। फिर हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई, मतलब इसके दाम को गिराने के लिए। इसके अलावा कपास की जब बात की जाए तो कपास पे जो सीमा शुल्क था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए गेहूं के निर्यात पे भी हमने रोक लगा दिया था। बीच में इसके बारे में आपने न्यूज पूरी तरीके से सुना ही था। मौद्रिक के लिए सरकार ने क्या किया है, तो मौद्रिक व्यवस्था के लिए सरकार ने यह किया कि सबसे महत्वपूर्ण, हम 2023 के लिए मौद्रिक जो लक्ष्य है उसके करीब, जो हमने टारगेट रखा है उसके करीब पहुंच चुके हैं। खास करके वो देखा जाए तो सरकार का मानना है कि पिछले 2 वर्ष में हमने राजस्व में वृद्धि भी कर ली है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात कि जो हमारे यहाँ पे जीएसटी लागू किया गया, उस जीएसटी के संग्रहण में भी हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप कह सकते हो कि जीडीपी के परसेंट में सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, जिसकी सरकार जो कमाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में फिर क्या करती है, खर्च करती है। तो वही कह रहा है कि सरकार का जो पूंजीगत व्यय है वो भी आज आपको क्या होता है, ज्यादा ही देखने को मिलता है जीडीपी की तुलना में। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हो कि अन्य
जीडीपी की तुलना की जब बात की जाए तो उसमें हमारा जो ऋण का एक वैल्यू है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं ना कि विदेशी कर्जा हमारे यहाँ पे, तो उसमें बिल्कुल नाम मात्र की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बात को पुष्टि करता है। और साथ ही साथ कह सकते हो कि यहाँ पे विकास और ब्याज दर की कैसे एक समन्वित स्थिति को बनाया जा सके, उसके लिए सरकार ने भी और अलग अलग पहलू पे कार्य किया है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी क्रम में मौद्रिक प्रबंधन के अंतर्गत कैसे हम वित्तीय मध्यस्थता की काम करें, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप भी जानते हैं सबसे बड़ी संस्थान आरबीआई है। तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो दर में संचयी तौर पे कह सकते हो कि 225 आधार अंकों की क्या की है, वृद्धि की है, ताकि जो हमारा लोन वगैरह से संबंधित मसला होता है वो यहाँ पे आपको साफ दिखे। अगर हम यहीं पे बात करें तो रेपो दर की वृद्धि भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे यहाँ पे मौद्रिक नीति को बदलाव दर्शाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात होता है वह पिछले साल की अपेक्षा 5% पे पहुंच चुका है। मतलब हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा कई बार कंपनियों के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से कुछ एसेट जैसे होते हैं जिनको डेप्ट घोषित कर दिया जाता है कि वह अब नहीं मिलने वाले, तो उस आधार पे इसको क्या किया गया, पिछले कई सालों के आधार पे अगर जो हम काउंट करें तो ये अब आपके 5% पे आ चुका है। अगर हम अप्रैल 2022 की जब बात करें तो यहाँ पे गैर खाद्य ऋण में भी क्या हो गया है, वृद्धि आपको दिख रही है, जो कि आपके 2 अंकों को दर्शाती है। सरकार के द्वारा ही 2022 में 10 वर्षीय एक सरकारी बांड पे भी चर्चा करी गई है। इसके अलावा घरेलू संस्थागत निवेशक की जब बात की जाए तो कैसे विदेशी पोर्टफोलियो यहाँ पे निवेश करे, उसके लिए भी एक आपका विशेष कार्य किया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में वित्त वर्ष 2023 अर्थात अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक हमारे यहाँ पे जो घरेलू शेयर बाजार है उसमें भी कैसे अच्छा प्रदर्शन हो, उसके लिए भी इसने बहुत अच्छा कार्य किया है। मतलब एक तरीके से सराहनीय कार्य किया है जब हम मौद्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। वैसे कब देखा जाए उद्योगों के अंतर्गत क्या देख मिला, तो उद्योगों के अंतर्गत आप कह सकते हो कि जो आज हमारा जीडीपी का संदर्भ है वह निर्यात के संदर्भ में 2016 के बाद ये सबसे ज्यादा रहा। बीच में थोड़ा सा कोविड का काल था तो उस कारण से थोड़ा ठप हो गया था, लेकिन अब के साल इसका पूरा एक आधार देख मिला। खास करके पीएमआई निर्माण की जब बात की जाए तो इसका भी विस्तार ही हमें देख मिला। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पे स्वस्थ औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, यह भी निवेश प्राप्ति की उम्मीद को दर्शाता है। और यहीं पर अगर बात की जाए तो जनवरी 2022 में हमारे यहाँ पे एमएसएमई की जब बात की जाए तो उसमें जो ऋण होते हैं, क्योंकि छोटे मोटे उद्योग ही क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे रोजगार देते हैं और उत्पादन को भी बूस्ट करते हैं, तो उनमें 30% तक की वृद्धि भी देख मिली। अर्थात हमारे यहाँ पे छोटे मोटे उद्योग भी बड़े स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 की जब बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, इन सब की जब बात की जाए तो ये लगभग लगभग 3 गुना की आपकी वृद्धि देख मिली है। और साथ ही साथ इसी वित्त वर्ष की जब बात की जाए तो उसमें फार्मा उद्योग में भी एफडीआई प्रवाह 4 गुना से भी ज्यादा रहा, क्योंकि कोविड वगैरह के कारण इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। और आज आप जानते हैं कि दवाओं के निर्यात के मामले में भी भारत की एक अच्छी स्थिति हो गई है। तो दवाओं का उत्पादन करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चिकित्सा के जो विभिन्न उत्पाद होते हैं। अगर देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में जैसा कि हमने बताया, अच्छा ये दोबारा लग गया है, कोई ना। आगे की अगर बात की जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा। आज हमारे ही यहाँ पे बात की जाती है तो भौतिक संरचना में बहुत सारी चीजों के लिए हमने काम किए हैं। जैसे पीएम गति शक्ति की जब बात की जाए तो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर का प्लान हमने डेवलप किया। हम अपने यहाँ पे बात करें तो लगभग लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमने क्या किया है, मौद्रीकरण के लिए किया है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था गतिमान रहे जब कोविड आपका आया था। इसके अलावा दिसंबर 2022 की ही जब बात की तो लगभग लगभग 782 करोड़ रुपए का यूपीआई लेन देन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आज लगभग लगभग हमारी एक बड़ी जनसंख्या क्या करती है, डिजिटल ट्रांसफर करती है यूपीआई के माध्यम से। वैश्विक स्तर की जब बात की जाए तो भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी आज हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी लागू कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 8 वर्षों में जो विभिन्न प्रकार के पत्तन थे, बंदरगाह थे, उनकी भी क्षमता को बढ़ा करके आज हमने लगभग दोगुना कर दिया है। हमारे यहाँ पे डिजिटल वाणिज्य के लिए एक अपना कह सकते हो कि ओपन नेटवर्क भी डेवलप कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि आने वाले दिनों में कैसे डिजिटल वाणिज्य के लिए और ओपन नेटवर्क विकसित किया जाए, उसकी भी तैयारी की बात चल रही है। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेकर के और भी चीजें डेवलप में देखी जा रही हैं। सेवाओं में जैसे वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि, ये बड़ी वृद्धि आपको दर्शाती है। पीछे हमने देखा था 10.41% के रूप में। अगर हम बात करें तो जुलाई 2022 में
पीएमआई सेवाओं में भी हमारे यहाँ पे विस्तार देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जुलाई 2022 से ही हमारे यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ जो आपको देख मिलता है वो 16% के आधार पे आपको ग्रोथ के रूप में देख मिलेगा। साथ ही साथ वित्तीय सेवाओं की जब बात की जाए तो उसके परिवर्तन के लिए अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के स्थापना की भी घोषणा की गई है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2027 तक कैसे भारतीय ई वाणिज्य बाजार लगभग लगभग 2/3 हिस्सों में क्या करेगा, आपका ये जो फैशन किराना सामान्य वस्तु होता है उसके स्वरूप में आपको देखने मिलेगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट भी आपको देखने मिलेगी कि पूरा भारत का जो बाजार है ई वाणिज्य मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग की जब बात की जाए तो उसमें 2027 तक क्या होगा, लगभग लगभग 2/3 हिस्सा इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा एक संदर्भ हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई को लेकर के, चूंकि इसका जो संदर्भ था ना वो सबसे गड़बड़ क्यों होगा जब से कोविड आ गया। तो कुछ महत्वपूर्ण भारकों की जब बात की जाए, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के आधार जो आपके सुनिश्चित किए गए, जैसे लड़कियों के शौचालय, तो आप यहाँ पे इस कॉलम को देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको डेवलपमेंट में देख मिलेंगी। जैसे शौचालय की सुविधा लगभग 97% स्कूलों में है, लड़कों के लिए शौचालय 96% है, हाथ धोने की सुविधा 93% में है, पुस्तक वाचनालय ये आपके 87% में उपलब्ध है। विद्युत की जब बात की जाए तो 89%, स्कूलों में चिकित्सा जांच ये 54 ये थोड़ा सा कोविड के कारण ठप हो गया था तो इस कारण से इसकी वैल्यू थोड़ी कम आपको दिखेगी। बाकी लगभग सब आपके, क्योंकि हमारे यहाँ पे कायाकल्प योजना वगैरह का आधार चल रहा है तो इस कारण से ऐसे डेवलपमेंट आपको अधिक मात्रा में। कंप्यूटर की जब बात की जाए तो ये भी आपके डिजिटल शिक्षा के रूप में 47% और इंटरनेट आपका 33%। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे सकल नामांकन अनुपात, मतलब आप भी जानते हैं बच्चे स्कूलों में इनरोल नहीं कराते हैं या फिर स्कूलों को छोड़ देते हैं। अब इस एक आधार पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू देख मिलती है वो भी इसमें सबसे ज्यादा आपको देख मिलती है। स्कूल का ड्रॉप आउट रेट जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दिन ब दिन क्या हुआ है आपका घटता चला गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, नामांकन दिन ब दिन बढ़ता चला गया। क्योंकि पहले क्या होता था छोटे स्कूलों को छोड़ा और फिर छोड़ते चले गए, लेकिन अब जैसे जैसे परीक्षा में पास होते जा रहे हैं और स्कॉलरशिप वगैरह मिलती जा रही है तो लोग आगे भी और पढ़ाई अपना जारी कर रहे हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इसमें और भी जैसे पहलू देख मिलते हैं कि घरेलू सुविधा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, तो इसमें भी कई सारे हमने अचीवमेंट आपके हासिल किए हैं। आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हालाँकि इतना बहुत अंदर तक का मसला पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके जानने के लिए इन सारी चीज़ों को हमने लगा रखा है। विशेष ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा कुछ विशेष स्कीम भी चालू की गई है ताकि हमारे यहाँ पे क्या हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। जैसे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री टीबी का जो टीबी मुक्त अभियान है 2025 का लक्ष्य है, और इसी तरीके से और भी आपके कई सारे क्रम देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में भी जैसा कि हमने बताया, चूंकि आज भारत की जो अवस्थिति है वो अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के ही बड़े स्तर पे है और उसमें कई सारी योजनाओं को लागू करने के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग हर बटन जो है वो आपके ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। जो निगेटिव चीजें हैं, जैसे अगर जो प्रजनन दर वगैरह की बात की जाए तो उनका संदर्भ थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। बेसिक अगर देखा जाए तो यहीं पे आप जैसे समझ सकते हो कि मातृ मृत्यु दर हमारे यहाँ पे आज कितना रह गया है। तो आज के संदर्भ की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हो कि इसकी संकल्पना आज हमारे यहाँ पे कितनी रह गई है, तो 97 रह गई है। और इसी तरीके से हम बात करें शिशु मृत्यु दर तो आपकी 28 रह गई है। नवजात मृत्यु दर की जब बात की जाए तो ये 20 रह गई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर जो है वो 32 रह गई है। यहीं पर प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर जो 0 से 7 दिन का होता है वो भी आपका 15 रह गया। मतलब आप कह सकते हो कि जो ये सारी रिपोर्ट भी जो स्वास्थ्य के संदर्भ में एक अच्छा आंकड़ा देते हैं, उन सब पे भी हमने अच्छा कार्य किया है। जो पहले ये भारी भरकम मात्रा दर्शाता था, अब उसमें भी हमने क्या किया, दिन प्रतिदिन काम करना चालू किया और जिस कारण से इनमें पूरी तरीके से क्या हो गया है, विस्तार आपको दिख मिल रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार की संरचना कैसे और डेवलप की जाए उसके लिए, जैसे जीवन में आप कह सकते हो कि बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। सीधी सी बात, सरकार जब पैसा खर्च करेगी तो और भी चीजें क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी। 2022-23 की जब बात की जाए तो 23 से लेकर के 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं कि अब आईआईटी, आईआईएम और आईआईआईटी की संख्या में भी क्या हो रही है, बड़े स्तर पे वृद्धि हो रही है ताकि शिक्षण में जो स्किल की बात होती है वह भी आपको देख मिले। साथ ही साथ में देखा जाए तो शहरी रोजगार महामारी पूर्व स्तर नजदीक पहुंचा। क्योंकि महामारी जब आ गई थी तो शहर से लोगों का पलायन जारी हो गया था, लेकिन फिर से अब लोग अपने काम धंधे पर वापस आ चुके हैं। अगर हम बात करें ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल की जब बात की जाए तो उसमें भी हमने वृद्धि देखी है और लगभग लगभग 105.4 लाख की वृद्धि। इसके अलावा देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सरकार
सरकार उपलब्धि करा रही है, सीधी सी बात इसमें सरकार बड़े स्तर पे क्या कर रही है, व्यय कर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो ABJSY लाभार्थियों की संख्या बढ़ करके अब हमारे यहाँ पे 22 करोड़ हो गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्थानीय क्षेत्र के जो संबंधित आपकी क्या होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र के अनुदान होते हैं, उसमें भी हमने वृद्धि कर दी है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सुविधा, इसको भी हमने चालू कर दिया है ताकि कोई व्यक्ति कोई अस्पताल में ना पहुंचे बल्कि मोबाइल से ही क्या करे, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाए। इसके अलावा कोविड टीकाकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि कोविड के समय काल में जहां पे लोग अंधाधुंध पैसे की वसूली कर रहे थे, भारत सरकार ने फ्री में सबको क्या किया था, कोविड का टीकाकरण उपलब्ध कराया था। बेसिकली देखा जाए तो आज हमारे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के लिए भी सरकार कमर कस के तैयार है और जिस कारण से गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी में हमारी पूरी वृद्धि दर्शाई जा रही है। खास करके सरकार ने ही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो कि 2023 तक होगा, यहाँ पे कह सकते हो कि 5 MMT प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता का लक्ष्य भी रखा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे स्वर्ण ग्रीन बॉन्ड का भी एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में इन सबका लाभ हम पर्यावरण के हित में देख पाए। कृषि के संबंध में क्या क्या चीजें की गई हैं तो आप भी जानते हैं कि 2018 में किसानों की जो जरूरी फसली उत्पादन मूल्य होती है उसका लगभग लगभग 1.5 गुना उत्पादन का आज MSP भी मिल रहा है। अगर यहीं पर देखा जाए तो कृषि के संदर्भ में जो संस्थागत ऋण होती है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2021-22 के दौरान हमारे यहाँ पे अब उत्पादन का जो लक्ष्य है वह 315.7 मिलियन टन का रखा गया है। पीएम किसान की जब बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत करीब करीब 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता 6,000 रुपया जो महीना दिया जाता है, अगर उसकी बात की जाए। इसके अलावा AIF के अंतर्गत फसल कटाई के बाद हमारे यहाँ पे सामुदायिक खेती के लिए लगभग लगभग 13,681 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वगैरह भी प्रदान की गई है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना जिसको हम E-NAM के रूप में जानते हैं, उसके अंदर 1.74 करोड़ किसानों को और साथ ही साथ 2.39 लाख व्यापारियों को क्या किया गया, शामिल किया गया ताकि व्यापार के लिए बड़ा सा मंडी किसानों के पास उपलब्ध हो और वह अपने उत्पादों को एक समुचित रेट पर बेच पाए। ये कुछ मुख्य की फैक्टर थे। हालांकि हो सकता हो कि कुछ चीजें आपको बड़ी बड़ी बातों के रूप में दिखे, लेकिन ये आर्थिक सर्वेक्षण होता है और जिसका मतलब ही होता है कि देश में जिन जिन लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया है उनकी हम यहाँ पे खाका तैयार करते हैं और साथ ही साथ जिन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना होता है उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ये वित्त मंत्रालय जो आप कह सकते हो कि सूचनाओं का एक अंबार होता है, उसके द्वारा जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। हालांकि लास्ट के जो पहलू थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन शुरुआती दौर के जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे वह अक्सर आपकी परीक्षाओं में घूम फिर के पूछे जाते हैं। और हमें भी जानना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं तो हमारे देश की आज अवस्थिति क्या है या सरकार ने किन पहलू के लिए क्या विशेष कार्य किया है, इस कार्य से इस पहलू की चर्चा हमने की। बाकी मिलते हैं किसी विशेष मुद्दे पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।